हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के जो पहले चैप्टर है क्लास 10th का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आए उतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो 2015 से लेकर 2021 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका संपूर्ण इसमें पूरा मतलब जितना भी क्वेश्चन आया है उसका फर्स्ट चैप्टर से मतलब हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो फ्रेंड्स, गैरीबाल्डी जो था वो हम लोग थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो है वह है सबसे, इसको हम लोग VVI मानते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण में बहुत एक बड़ी बाधा था। और गैरीबाल्डी के बारे में अगर बात करें दोस्त, तो ये इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के एकीकरण इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। वह है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, हंगरी की राजधानी जो है वह है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 1 नंबर ए, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ होगी? हंगरी की राजधानी जो होगी वह बुडापेस्ट होगी। अब आता है आपका तीसरा जो चौथा जो सवाल है, चौथा नंबर, वो आता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्त। पहला जो ऑप्शन है वह है 1864, दूसरा है 1866, तीसरा है 1870 और चौथा है 1871। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है क्वेश्चन, यह जो जितने क्वेश्चन हैं ये आपका 2021 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 के आप लोग पेपर देख लीजिए, 2021 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको बना जाइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1871 में। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह होती 1871 ईस्वी में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि यूरोप वासियों के लिए कौन सा देश साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। देखिए, जो पहले यूरोप वासियों को मतलब साहित्य और ज्ञान विज्ञान के बारे में जितने भी जानकारी दिया जाता था वो यूनान के लोगों के द्वारा दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनान। तो चलिए अब हम लोग फिर अपना अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया था। विलियम प्रथम जो था, विलियम प्रथम जो था वो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया था। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारे सामने जो 7वां क्वेश्चन है वह है, यह भी जो है दोस्त यह भी इम्पोर्टेंट है कि यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा है काउंटर काबूर, तीसरा है गैरीबाल्डी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा मेजनी। मेजनी जो है यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग कि
इटली के एकीकरण का कार्य किसने पूरा किया था? तो हम पहले ही बात आपको बताए हैं, वीडियो के शुरू में ही बताए हैं कि इटली के एकीकरण का कार्य जो किया वो किया था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो था इटली के एकीकरण का कार्य पूरा किया था। इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कभी कभी प्रश्न 5 नंबर वाले सवाल में भी पूछता है कि गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा कीजिए, तो आप लोग इसमें से कुछ बनाकर अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विलियम प्रथम ने किसे अपना चांसलर नियुक्त किया था? अभी हमने बताया आपके बिस्मार्क के बारे में कि बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया था, उसको विलियम प्रथम जो था विलियम प्रथम ने उसको प्रधानमंत्री बनाया था। तो यहाँ पर जो होगा वह बिस्मार्क आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सब प्रीवियस ईयर हैं, आप लोग अच्छे से, और जो एनसीईआरटी का निचोड़ है वो लिया गया है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए, ठीक है। इसमें से इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा। तो हमारे पास अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है वह है फ्रेंड्स कि 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2021 का अभी एग्ज़ाम में आ चुका है और पिछले साल भी आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनान के साथ। यूनान देश था उसके साथ 1829। फ्रेंड्स आपके साथ ये भी पूछ सकता है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का राजा कौन था? आपको बताना है कि 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका राजा कौन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए नंबर चार्ल्स 10वां, चार्ल्स 12वां या लुई 10वां। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा चार्ल्स 10वां। इसको भी आप VVI लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसके तो बहुत सारे भी कारण ऐसे भी 5 नंबर में आता है कि 1830 की क्रांति की वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि 1830 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का जो राजा था वह चार्ल्स 10वां था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? अब देखिए हम लोग ऊपर बात किए थे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, अब हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं कि 1848 की फ्रांसीसी 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि लुई फिलिप्स, गीजो या लुई 10वां या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा लुई फिलिप्स जो था 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और VVI क्वेश्चन भी है यह। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? तो दोस्त यह भी क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है कि 1815 के वियना सम्मेलन हुआ था उसका मेज़बानी किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए काउंटर का वुड तो होगा नहीं क्योंकि ये इटली के एकीकरण से संबंधित है। मेजनी भी जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित है। बिस्मार्क आप लोग जर्मनी के जानते हैं, रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा मेटरनिक जो था वो 1815 ईस्वी के। यह भी पूछ सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 1815 ईस्वी
1815 ईस्वी में, और उसका जो मेज़बानी किया था वह किया था मेटरनिख। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न कितनी बार पूछ चुका है और इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग के पास जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है फ्रेंड्स कि सेडोवा के युद्ध जो हुआ था वह जर्मनी के एकीकरण के दौरान हुआ था। ठीक है, बिस्मार्क ने अनेक देशों के साथ कूटनीति का सहारा लिया और छल कपट से अपने मतलब देश को जर्मनी का कार्य का एकीकरण पूरा किया। तो देखिए यहाँ पर है सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। तो थोड़ा सेडोवा और सेडान, देखिए यह भी एक युद्ध ही है, यह भी कि सेडोन का युद्ध। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थी बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान देकर इसको याद कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन इसके बाद कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो सेडान का युद्ध सेडोवा के युद्ध के 4 साल बाद हुआ था, यानी 1870 ईस्वी में जो हुआ था सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अब अगला क्वेश्चन है वह है कि काउंटर काबूर, जो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास भी किया था, काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वो होगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऐसे देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने प्रधानमंत्री बनाया था, तब जाकर जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जो है VVI इम्पोर्टेंट है, एकदम आप सबको याद कर जाना है, एग्जाम में आ सकता है। इस लेसन से हमेशा 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आ चुका है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क और है मेटरनिख। तो बिस्मार्क तो होगा नहीं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत सारे राष्ट्रों को अकेले ही दम पर अपने जीता था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। इटली और जर्मनी जो हैं वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वह है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो फ्रेंड्स एशिया में तो होगा नहीं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी यह सही है कि यूरोप महादेश में इटली और जर्मनी वर्तमान में आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़िए। हम पार्ट 2 का वीडियो भी लेकर आएंगे, तो उसमें दूसरा लेसन जो है उसका भी ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ, यह 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 का आप लोग पेपर जाकर देखिए, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन हम जितने भी करा रहे हैं सब VVI है। तो यहाँ पर जो है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो वह हुआ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया। अब आते हैं फ्रेंड्स अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि पोलैंड में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। पोलैंड में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उत्पत्ति हुआ, उसका क्या कारण था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, या इटली के एकीकरण, या जर्मनी के एकीकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा 1830 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद वहाँ भी पोलैंड में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उत्पत्ति होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप का जितने भी आप लोग को क्वेश्चन आंसर NCERT में है उसका आंसर चाहिए तो हमारे जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सरल भाषा में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।